आप धीरे धीरे पैसा लगाते हैं तो ज़रूरत के पहले अपना पैसा निकाल भी लेना चाहिए। आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिए। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाल फिलहाल मिला हुआ अच्छा रिटर्न वो तुरंत भविष्य में ये रिपीट नहीं होगा। कि आप कोशिश कीजिए कि आप मकान जो लेंगे उसमें आप रहेंगे और आपका किराया बचना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। घर खरीदना हर भारतीय का सबसे बड़ा सपना, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उस घर का पैसा कहां से आएगा, और उससे बड़ा चैलेंज कि डाउन पेमेंट का पैसा हम कहां से इकट्ठा करें। तो आज का बड़ा सवाल यही कि डाउन पेमेंट का पैसा कहां रखें कि वो सुरक्षित रहे और बढ़े भी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहला बेसिक प्रश्न ही सर, ये डाउन पेमेंट का जो पैसा है वो बाकी निवेश से अलग क्यों रखना चाहिए आपको? इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हम आम तौर पे ये एक लंबे समय का उद्देश्य है कि आप अपने मकान खरीदने के लिए आप अपना इन्वेस्ट करना शुरू किए। आम तौर पे आप इक्विटी में करते हैं जी। और जब आप इस नतीजे के या इस डिसीजन के करीब आ जाएं कि अब आपने मन बना लिया है कि मकान खरीदना है, 6 महीने में खरीदना है, आप मकान देखना शुरू कर दिए, तो आखिरी दिन तक बाजार का वेट मत कीजिए कि जब मकान खरीद लेंगे तो हम अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करने जाएंगे जी। उस समय आपको ये झटका लग सकता है। तो जैसा मैं कहता हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ कि आपको और लोगों को करना चाहिए कि आप धीरे धीरे पैसा लगाते हैं तो ज़रूरत के पहले अपना पैसा निकाल भी लेना चाहिए। आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत होगी, जिस दिन आप मन बनाएंगे और उस दिन आप मान लीजिए एक मकान खरीदने जा रहे हैं 50 लाख रुपए का, डाउन पेमेंट आपको 12.5 लाख रुपए करना है, 1/4 पैसा आप जमा करने वाले हैं जी। और आपका पैसा 12.5 लाख रुपए हो गया है इक्विटी में, लेकिन अचानक बाजार 5% डाउन हो जाएगा तो आपका निर्धारित करने के बाद कि ये मकान खरीदना है, परसों ये पैसा देना है, आज अचानक पैसा कम हो जाएगा। जब पैसे की ज़रूरत हो उसके पहले उसकी तैयारी कर लीजिए और उसको निकाल करके या तो डेट फंड में रखिए, बैंक में रखिए अगर वो कुछ दिनों का बात है तो, कुछ सप्ताह का बात है तो कहीं और रखिए जहाँ पे रिटर्न मिलेगा। अगर आप अभी ढूंढ ही रहे हैं तब भी कहीं और रखिए। अगर 1 साल में आपको खरीदना है तो कहीं और, तो किसी दूसरे फंड में रखिए जहाँ पे जो 1 साल के लिए उचित है। तो यहाँ पे आपको निराशा नहीं होगी। लोगों को निराशा आमतौर पे इसी वजह से होती है कि आप किसी उद्देश्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा इकट्ठा हो गया है, निकालने गए तो कम हो गया। तो फिर अब सवाल ये है सर कि कहाँ रखें? टाइम होराइजन के हिसाब से सही जगह कौन सी है उस पैसे को रखने की? समय के अनुसार तो ये बहुत ही निर्धारित है कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए। 1 साल के अंदर आपका मन बन चुका है, 1 साल के अंदर आप खरीद ही लेंगे, मकान आप देख चुके हैं और उसमें इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो पैसा लिक्विड फंड में होना चाहिए जी। अगर ये आपको लगता है कि और ये नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपका लड़का कॉलेज में जा रहा है उस दिन पैसा होना ही चाहिए। ये थोड़ा आगे पीछे भी, क्योंकि मकान जब आप खरीदते हैं तब भी आपको कुछ समय मिल जाता है पैसा देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक निश्चित तारीख को ये सारा पैसा चाहिए। अगर आप रिटायर करते हैं तो उस समय आपको निश्चित तारीख को आपके पास आमदनी की ज़रूरत होगी, उस दिन आपकी आमदनी बंद हो जाएगी। तो ये उस तरह से थोड़ा नेगोशिएबल गोल है कि आप 1 आध महीना 2-4 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर लेना है लिक्विड फंड में रखिए। 1 से 3 साल में रखना है, 1 से 3 साल समय लग जाएगा तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में या मनी मार्केट में रखिए। 3 साल से ज़्यादा समय में आपको लगता है कि चाहिए, लेकिन उसके पहले भी हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल लग सकता है और अभी भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, तब उस समय आपको देखना चाहिए कि अगर आपके पास आप बाज़ार के उतार चढ़ाव से थोड़ा परिचित है तो इक्विटी सेविंग्स फंड या कुछ इस तरह का फंड जिसमें कि बहुत वो कंजर्वेटिव तरीके से है, बहुत छोटा भाग इक्विटी में लगा रहता है और वहाँ पर थोड़े बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। अगर आप 3 साल के नज़रिए से देखें तो ये आपके ऑप्शन से लिमिटेड हैं। ये रिस्क की ऑप्शंस आपको इस समय के लिए, जो कि आपका पैसा पार्क किया हुआ है, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, आमतौर पे जो निवेशक है वो सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करता है डाउन पेमेंट फंड को लेकर? सबसे पहले तो कि आप अपना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट आप SIP कर रहे थे, आप बड़े उत्साहित होकर कर रहे थे और उसमें रिटर्न भी अच्छा मिला है और ये पैसा काफ़ी बढ़िया से बढ़ा भी है और एक छोटी रकम इकट्ठा करने से एक बड़ी पूंजी भी इकट्ठा हो गई, तो आप खुश हो रहे हैं और अब आप मकान देखना शुरू कर दिए, लेकिन अचानक फिर बाजार उतरना शुरू हो गया, तो उस समय लोगों को बड़ी निराशा होती है। दूसरा कि इस पैसे को अपने इमरजेंसी फंड से मत मिक्स कीजिए। अगर आप पैसा निकाल भी चुके हैं और आपको ये देना है तो आपका इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए है
और मकान कल खरीदना ये इमरजेंसी नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट गोल है, लेकिन ये उस तरह का इमरजेंसी नहीं है। और तीसरा चीज़ कि लोग के दिमाग में ये रहता है कि आप लगाए थे और उसमें आपको 15% रिटर्न मिला, 12% रिटर्न मिला, तो आप ये सोचते हैं कि अगर 6 महीना रुक जाएंगे तो और 15% मिल जाएगा। जी। इक्विटी से मिलने वाला रिटर्न आपको बहुत सालों में शायद 12-14% मिल जाता होगा, लेकिन किसी साल ये 25% कम गिरता भी है, किसी साल 40% बढ़ता भी है। इस उतार चढ़ाव का नतीजा ये है कि आपको इस तरह का बेहतर रिटर्न औसतन आपको मिल जाता है। जी। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाल फिलहाल मिला हुआ अच्छा रिटर्न वो तुरंत भविष्य में ये रिपीट नहीं होगा। और सर सबसे आखिर में घर खरीदना है अगर, तो एक ब्रॉड रूल अगर हम सोच के चलें, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप निर्धारित कीजिए कि आपको कितने रकम का मकान खरीदना है। जी। बहुत बार लोग इसके बारे में अनिश्चित होते हैं। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपको 1 करोड़ वाला मकान भी पसंद आएगा, 2.5 करोड़ वाला भी आएगा और 70 लाख रुपए वाले से भी आपका काम हो जाएगा। जी। तो सबसे पहले अपना देखिए अब कि आपको आपकी ज़रूरत क्या है और आपके पास साधन कितना है, और कोशिश कीजिए कि कम से कम 1/4 पैसा आपका पूंजी लगे उसमें, क्योंकि अगर आप कम पूंजी लगाइएगा तो ज़्यादा रकम उधार लोन लेना पड़ेगा, उसका ज़्यादा दिन तक आपको ब्याज देना पड़ेगा, ज़्यादा उसके लिए आपका EMI ज़्यादा बड़ा होगा, वो आपकी आमदनी से, तो जितना भी रकम EMI में लगेगा वो उतना आपका पैसा पूंजी SIP में नहीं लगेगा। और कोशिश कीजिए कि तो ये एक बजट, तो ये प्लानिंग फ्रेमवर्क तो आपको निर्धारित करना है कि, और इसके लिए 2-3 ब्रॉड रूल लोगों को यही करना चाहिए कि हमेशा कोशिश कीजिए कि 1/3 से ज़्यादा तनख्वाह आपका EMI में नहीं जाएगा। अब आप अपने पसंद का मकान वैसा चुनिए जो कि 1/3 पैसा अगर EMI में जाएगा तो आप कितना लोन ले सकते हैं। इससे ये निर्धारित हो गया। तो अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ा मकान पसंद आ रहा है या ज़्यादा महंगा मकान पसंद आ रहा है तो आप वो देखिए कि उस पैसे को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो कि लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप कोशिश कीजिए कि आप मकान जो लेंगे उसमें आप रहेंगे और आपका किराया बचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर ये किराया नहीं बचता, आप किराया भी देते रहिएगा, EMI भी दीजिएगा, और EMI पे और मकान खरीदने का ब्याज भी अगर लगता रहेगा तो आपको ये दोनों तरफ से चोट लग रहा है। अगर आपका किराया बचना शुरू हो जाता है और कल से आप एक एसेट के और जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है अपने मकान होने का, कि आपके पास एक आवास है और यह एक फ्रंट पे आप एक बेसिक मूल ज़रूरत के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं, तो इसलिए इसका तैयारी करना चाहिए। अब आप देखिए कि आपका SIP कितना उस रकम तक हो जाएगा, और जब आप मकान लेने जाएं तो उसके 1 साल पहले से अपना पैसा निकालना शुरू कर दीजिए, वो जो 1/4 इकट्ठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत। धन्यवाद आपका अमित। और मेरे लिए इस एपिसोड का टेक अवे यह है कि देखिए, अगर मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी से पहले इस एपिसोड को देखिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। निवेश से जुड़े अपने कुछ सवाल अगर हैं हमें लिख के भेजिएगा। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।